नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में लगान व्यवस्था व अकाल। विद्यार्थियों, हम लोगों के लिए अकाल कोई नया शब्द नहीं है। लगान व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, तो रेवेन्यू जो भूमि कर है, और अकाल भी अच्छे से जानते हैं ना। हमारे लिए अकाल कोई आश्चर्य की स्थिति है, क्योंकि हम राजस्थान के जिस हिस्से में रहते हैं या भारत के जिस हिस्से में रहते हैं वहाँ डेजर्ट है, रेगिस्तान है। कोई नदी नहीं है, कोई नहरें नहीं है पर्याप्त, ना कोई झील, बड़े बड़े कोई बांध। कुछ एरिया को छोड़ दें, बांध नहीं है। और सिंचाई पूरी तरह मानसून पर निर्भर रहती है, और मानसून बड़ा अनिश्चित रहता है। एक साल में एक फसल आ जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। लेकिन हमारे पूर्वजों का मैनेजमेंट इतना अच्छा था विद्यार्थियों कि उनके पास में एक साल ही नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5 साल तक का अनाज स्टोर में रहता था। उनके जानवरों के लिए जो चारा है वो स्टोर में रहता था। तो अकाल से मृत्यु भूख के कारण, प्यास के कारण, ऐसा हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में स्थिति में परिवर्तन आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि अंग्रेज़ों को अधिक लगान चाहिए, अधिक रेवेन्यू चाहिए, अधिक उनको भूमि कर चाहिए। अंग्रेज़ी नियंत्रण में विभिन्न राज्यों में 19वीं सदी के 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में भूमि बंदोबस्त यानी कि लैंड सेटलमेंट यानी कि रेवेन्यू सेटलमेंट, कर, राजस्व कर जिसको भूमि कर जिसको कहें, वो लैंड सेटलमेंट हुए। राजस्थान की वर्तमान कृषि व्यवस्था का आधार बने। इन भूमि बंदोबस्त के पूर्व प्रचलित स्थिति पर बहुत कम शोध कार्य हुआ है, और बंदोबस्त पूर्व और बंदोबस्त पश्चात की स्थिति का कंपैरेटिव जो स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है, वह और भी कम हुआ है। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि भूमि बंदोबस्त पुरानी प्रचलित स्थिति पर एक सुधार थे, मोटा मोटी ऐसा मान लिया जाता है। इससे पूर्व की स्थिति का बंदोबस्त रिपोर्टों के आधार पर अनुमान लगा लिया जाता है और उसे दोषपूर्ण मान लिया जाता है। एक अन्य तथ्य इस विचार के समर्थन में यह रहा है कि 20वीं सदी में जागीरी क्षेत्रों में लगान निर्धारण के लिए कृषकों की मांग अधिक थी, और जागीरदार खालसा क्षेत्रों जैसी भूमि व्यवस्था करना नहीं चाहते थे। दूसरे तर्क के आधार पर पहले तर्क को सही मान लेना तर्क दोष कहलाता है। तुलनात्मक दृष्टि से जागीरी क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब थी कि भूमि बंदोबस्त उससे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता था। लेकिन इससे भूमि बंदोबस्त पुरानी स्थिति से अच्छा हो, यह भी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, तुलनात्मक दृष्टि से जागीरी क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब थी कि भूमि बंदोबस्त उससे अच्छा दिखता है, लेकिन भूमि बंदोबस्त पुरानी स्थिति से अच्छा हो, यह तो सिद्ध नहीं होता है ना। तो विद्यार्थियों, भूमि बंदोबस्त से पूर्व भूमि को 2 बड़े भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। पहला खालसा, आप जानते खालसा यानी कि जो राजा के नियंत्रण में है, राजकीय भूमि हो गई।
और गैर खालसा जो जागीरी क्षेत्र है, जो जागीरदार के अंतर्गत आती है, वो जागीरी। खालसा भूमि को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, कृषि भूमि और चरनोता। कृषि भूमि खेती योग्य भूमि थी, चाहे समस्त भूमि पर खेती ना हो। और चरनोता उस भूमि को कहते थे जो मवेशियों, चर शब्द आया ना, मवेशियों के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। यह भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में रहती थी। कृषि भूमि पर कृषकों का व्यक्तिगत और वंशानुगत अधिकार होता था। कृषक सामान्यतः दो प्रकार के होते थे, बापीदार और गैर बापीदार। बापीदार किसान स्थायी स्वामी होते थे, उन्हें बहुत से अधिकार होते थे और उनका स्वामित्व सामान्यतः समाप्त नहीं हो सकता था। गैर बापीदार का भूमि स्वामित्व वंशानुगत नहीं होता था। बापीदार शब्द विद्यार्थियों समझने के लिए कि बाप के उससे जो अपने को मिला है वो बापीदार है, और जो बापीदार है वो वंशानुगत है, गैर बापीदार है वो वंशानुगत नहीं है। विभिन्न राज्यों में इन दोनों प्रकार के कृषकों को भिन्न नामों से पुकारा जाता था। बापीदार को कहीं पर खातेदार, अन्य स्थानों पर मुस्तकिल, ऐसे नामों से भी पुकारा जाता था। इन किसानों के कुछ विशिष्ट अधिकार होते थे। उस भूमि में उगे हुए वृक्षों के उपयोग का अधिकार, कुआं खुदवाने पर करों में छूट और अकाल में बाहर चले जाने के कारण 5 वर्ष की अवधि में वापस आने पर उन्हें वह भूमि वापस मिल जाती थी। गैर बापीदार को, यदि वो गैर बापीदार कुआं खुदवा रहा है तो उसको कर में छूट का प्रावधान नहीं है। गांव में अकाल पड़ गया, वो कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है, अपने मवेशियों की रक्षा के लिए बाहर जाना चाहता है, और यदि वो 5 साल तक नहीं लौटता है तो फिर उस भूमि पर राज्य का अधिकार हो जाता था। जागीरी क्षेत्रों में ठिकानेदार और जागीरदार का अधिकार पैतृक होता था। वह राज्य की चाकरी करता था, जिसे 19वीं सदी में नगद राशि में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि जागीर प्रत्येक जागीरदार की मृत्यु के पश्चात नए उत्तराधिकारी को नए सिरे से प्राप्त करनी होती थी, लेकिन यह औपचारिकता मात्र थी। जागीर सामान्यतः वंशानुगत होती थी, जब तक कि घोर राजनीतिक अपराध के दंड में जागीरदार को उससे वंचित न कर दिया जाए। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। इस भूमि पर मामूली सा टैक्स होता था। चारणों को, ब्राह्मणों को इनको कर रहित भूमि देते थे, जिसे शासन भूमि कहते थे। विशेषकर जिसे भोग, विद्यार्थियों शासन भूमि के बाद हम बात करते हैं भूमि कर, जिसे भोग, हासिल, लगान, भोज आदि नामों से पुकारा जाता था, सामान्यतः लाटा बाटा पद्धति से निर्धारित करना होता था। इस पद्धति में फसल के उत्पादन को एकत्रित करके उसे नाप अथवा तोल करके अंदाजा से विभक्त कर लिया जाता था। एक भाग राज्य का होता था, दूसरा किसान का होता था। इस पद्धति का कृषक को सबसे बड़ा लाभ यह था कि कम पैदावार की स्थिति में, कम क्योंकि आधा होता था ना उसका, और अधिक पैदावार की स्थिति में अधिक लगान दे होता था। कहीं आधा होता था, कहीं 1/3 होता था, लेकिन वो जितनी फसल है उसके आधार पर, जितनी आय है उसके स्थान और आधार पर है। कुछ स्थानों पर बिगोड़ी की प्रथा भी प्रचलित थी, जो उन फसलों के लिए थी जिन्हें बाद में नगद जिन्स यानी कि व्यापारिक फसल कहा गया, जिससे व्यापारिक प्रक्रिया जुड़ी हुई रहती थी। अंग्रेज जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे, ऑफिसर्स थे, को लाटा बाटा पद्धति में अनेक दोषों का दिखाई देना स्वाभाविक था,
क्योंकि जब फसल कम होती थी तो उनको आय कम मिलती थी। इसलिए प्रत्येक राज्य में भूमि व्यवस्था स्थापित करने के पूर्व उन्होंने प्रचलित पद्धति को राज्य और कृषक दोनों के लिए दोषपूर्ण बताया। क्योंकि बदलना है तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये दोषपूर्ण है। इसे जैसे किसानों को धमकाकर अथवा धोखा देकर राज्य कर्मचारी 1/3 भाग के स्थान पर कहीं अधिक लगान वसूल कर लेते थे। किसानों को प्रत्येक फसल की कटाई के समय उसी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी जब तक कि राज्य का कर्मचारी वहाँ पर न आ जाए। उस समय तक उनको खेत में अपनी फसल को लेकर के वहीं पड़े रहना पड़ता था, क्योंकि जब राज्य का नुमाइंदा आएगा वो देखेगा, वो तो नापेगा, तोलेगा, फिर वो अपना हिस्सा लेगा। फसल पकने तक कुछ कर्मचारियों का बोझ कृषक को सहन करना पड़ता था। किसानों से विभिन्न प्रकार की लागें भी ली जाती थी और उन्हें व्यावहारिक रूप में लागों को जो लागें दी जाती थी और उन्हें व्यावहारिक रूप में अधिक लगान देना पड़ता था। यह तर्क अंग्रेज अधिकारियों ने ही प्रस्तुत किए और इन दोषों को बताकर भूमि व्यवस्था को जो वो लेके आ रहे थे एक प्रगतिशील कार्य बताया। ऐसे व्यावहारिक उदाहरण अंग्रेज अधिकारियों ने भूमि बंदोबस्त के पूर्व के नहीं दिए, जिससे उनके तर्क अथवा कथन को प्रमाणिक मान लिया जाए। कुछ स्थानों पर लाटा बाटा पद्धति के स्थान पर कनकूत पद्धति प्रचलित थी, जिसके अनुसार उपज को अनुमान से ही कुछ भागों में विभक्त कर लिया जाता था। तोलने और नापने की आवश्यकता उसमें नहीं रहती थी। लगान की वसूली खालसा क्षेत्र में राज्य के कर्मचारियों अथवा इजारेदारी प्रथा में इजारेदार अथवा मुकाती के कर्मचारियों द्वारा की जाती थी। लगान निर्धारण है वो कई बातों से, कई परिस्थितियों से प्रभावित होता था। किसानों की स्थिति, चाहे वो बापीदार हो चाहे गैर बापीदार हो, उसकी जाति, उस भूमि के गुण, सिंचाई की सुविधा, फसलों की किस्म, गांव से खेत की दूरी इत्यादि ऐसे कई बिंदु थे जिनसे लगान की मात्रा प्रभावित होती थी। ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, महाजन जातियों को लगान में कुछ छूट मिली होती थी। खरीफ और रबी की फसलों पर भी लगान की मात्रा भिन्न रहती थी। लगान जिन्स और नकद दोनों रूप में लिया जाता था। भू राजस्व व्यवस्था परंपरागत और वंशानुगत तथा पैतृक होने के कारण यह आवश्यक नहीं था कि भूमि संबंधी अधिकारों का लेखा जोखा रखा जाए। भूमि संबंधी झगड़े बहुत कम होते थे। गांव की सीमाएं बहुत स्पष्ट नहीं थी। यह व्यवस्था कभी कभी झगड़ों का कारण भी बनती थी, लेकिन सामान्यतः अधिक स्पष्ट सीमांकन की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि भूमि पर्याप्त थी। गांव का मुखिया अथवा पटेल सरकारी कर्मचारी नहीं होता था, वो गैर सरकारी था। गांव के अधिकारों की रक्षा करने के कारण गांव ही उसके भरण पोषण का ध्यान रखता था। किसके भरण पोषण का ध्यान रखता था? जो मुखिया है, जो पटेल है, आज की शब्दावली में हम सरपंच कह लें, क्योंकि वो कि गांव के हितों की रक्षा करता है। तो अब वो गांव के हितों की रक्षा करता है तो गांव की तरफ से जब भी फसलें होती थी उसके लिए भी उसका एक हिस्सा जो है वो मुकर्रर होता था। इस प्रकार राज्य सरकार कर वसूली के लिए कर वसूली के लिए और किसान अपने हितों की रक्षा के लिए भी गांव के पटेल पर निर्भर रहते थे। यानी कि जो गांव का मुखिया है, पटेल है, वो सरकार, चाहे वो रियासत की सरकार है, चाहे वो जागीरदार है, वो उनके बीच में और ग्रामवासियों के बीच में एक कड़ी
का काम करता था। पटेल और किसान में परस्पर, पटेल का मतलब मुखिया से विद्यार्थियों में परस्पर मतक्य रहता था। भूमि स्वामित्व के लिए किसी खतरे के अभाव और उपज न होने की स्थिति में लगान मुक्ति के कारण गांव की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती थी। आप इस बात को विद्यार्थियों समझिए। भूमि स्वामित्व के लिए खतरे के अभाव, यानी कि भूमि उनकी रहेगी, उस पर कोई खतरा नहीं है। उपज न होने की स्थिति में लगान से मुक्ति होने के कारण, कितनी अच्छी कंडीशन से दोनों ही, गांव की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर रहती थी और किसान अत्यंत स्वाभिमानी थे और स्वतंत्र थे। लेकिन अंग्रेज़ जब यहाँ पर आते हैं, परंपरागत व्यवस्था में उनको दोष दिखाई देते हैं और उसके बाद में वो यहाँ भूमि बंदोबस्त की जो हम बात कर रहे हैं, वो भूमि बंदोबस्त यहाँ पर वो करते हैं। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। कल हम भूमि बंदोबस्त के जो क्या कारण हैं उन पर चर्चा करेंगे।